परिचय। पिताजी, ये पार्क तो बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर आनंद लेने के लिए बहुत से झूले और राउंड्स हैं। मेरे मित्र भी प्रतिदिन यहाँ आते हैं। मुझे पता था कि तुम्हें ये पार्क अवश्य पसंद आएगा, इसलिए आज मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। धन्यवाद पिताजी। बहुत अच्छी बात है। अचानक भूकंप आ जाता है। क्या तुम ठीक हो बेटा? हाँ पिताजी, मैं ठीक हूं। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? हाँ हाँ, बिल्कुल। भूकंप कैसे आते हैं और ये इतने अधिक विनाशकारी कैसे हो जाते हैं? बेटा, जब पृथ्वी के भीतरी भाग में चट्टानें खिसकती हैं, तो उनके कारण भूकंप आते हैं। इस अचानक होने वाली गति के कारण आघात तरंग पृष्ठ पर आती हैं। ये तरंगें पृथ्वी के पृष्ठ के अनुदिश चलती हैं और बहुत क्षति पहुंचाती हैं। जी पिताजी, अब मुझे समझ में आ गया और मैं इन तरंगों के विषय में और जानना चाहता हूं। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें बताऊंगा। बच्चों, आज हम तरंगों के विषय में और पढ़ेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। तरंग गति को परिभाषित करना, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर स्पष्ट करना, प्रगामी चाल में विस्थापन संबंध का मूल्यांकन करना, प्रगामी तरंग की गति की गणना करना, तरंगों के अतिव्यापन को समझना, तरंगों के परावर्तन के विषय में जानना, अप्रगामी तरंगों को परिभाषित करना, स्पंदों को समझना, डॉपलर प्रभाव का विश्लेषण करना। परिभाषा। तरंगों के द्वारा बिना द्रव्य की आयतन चाल के ऊर्जा का स्थानांतरण संभव होता है। तरंग गति को विक्षोभ के एक प्रकार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो माध्यम के कणों की उनकी माध्य स्थितियों से दोहराए जाने वाले आवर्ती कंपनों के कारण होता है और माध्यम का कोई नेट स्थानांतरण हुए बिना ये गति एक कण से दूसरे कण में पहुंचाई जाती है। एक पत्थर का पानी में गिरना, एक लड़के का किसी से बात करना। भूकंप। ये तरंग गति के कुछ उदाहरण हैं। इस पाठ में हम यांत्रिक तरंग गति के विषय में पढ़ेंगे। यांत्रिक तरंगों को केवल उन भौतिक माध्यमों में उत्पन्न एवं संचारित किया जा सकता है जिनमें प्रत्यास्थता और जड़त्व होता है। इन तरंगों को प्रत्यास्थ तरंगें भी कहते हैं। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगें। अनुप्रस्थ तरंग वो तरंग होती है जिसमें माध्यम के सभी कण अपनी माध्य साम्यावस्था पर तरंग संचरण की दिशा के अभिलंबवत दिशा में सरल आवर्ती गति करते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग गति वो तरंग गति होती है जिसमें माध्यम के पृथक कण तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश अपनी माध्य स्थितियों पर सरल आवर्त गति करते हैं। आइए अनुप्रस्थ तरंगों और अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर समझें। अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के समकोणों पर कंपन करते हैं, जबकि अनुदैर्ध्य तरंगों में माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं। अनुप्रस्थ तरंगें एकांतर तुंगों यानी शीर्षों या शिखरों एवं द्रोणियों यानी गर्तों के रूप में गमन करती हैं। एक तुंग और एक द्रोणी एक तरंग बनाते हैं, जबकि अनुदैर्ध्य तरंगें एकांतर संपीडनों के रूप में गमन करती हैं। एक संपीडन और एक विदलन मिलकर एक तरंग बनाते हैं। अनुप्रस्थ तरंगें केवल ठोसों में और द्रवों के पृष्ठ पर ही बन सकती हैं, जबकि अनुदैर्ध्य तरंगें किसी भी माध्यम में बन सकती हैं। जब अनुप्रस्थ तरंगें संचरित होती हैं तो माध्यम में कोई भी दाब परिवर्तन नहीं होता है।
परंतु जब अनुदैर्ध्य तरंगें संचरित होती हैं तो माध्यम में दाब परिवर्तन होता है। अनुप्रस्थ तरंगें एक ज्या वक्र द्वारा सीधे निरूपित की जा सकती हैं, जबकि अनुदैर्ध्य तरंगें एक ज्या वक्र द्वारा केवल अप्रत्यक्ष रूप से निरूपित की जा सकती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें ध्रुवीकृत की जा सकती हैं, जबकि अनुदैर्ध्य तरंगें ध्रुवीकृत नहीं की जा सकती। प्रगामी चाल में विस्थापन संबंध। प्रत्येक क्षण में विस्थापन समय फलन उस क्षण पर तरंग की आकृति बताता है। ये उस अवस्थिति पर माध्यम के निर्माण की गति का भी वर्णन करता है। ज्या वक्रीय संचरित होती तरंग को निम्नानुसार वर्णित किया जा सकता है। y बराबर a sin kx घटा ओमेगा t, जहां y बराबर स्थिति x और समय t के फलन के रूप में विस्थापन है। a बराबर तरंग का आयाम, ओमेगा बराबर तरंग की कोणीय आवृत्ति, k बराबर कोणीय तरंग संख्या। आयाम ए माध्यम के निर्माणकों का उनकी साम्यावस्था से अधिकतम विस्थापन प्रदर्शित करता है। ये तरंग का आयाम कहलाता है। तरंग दैर्ध्य समान कला वाले दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी तरंग का तरंग दैर्ध्य कहलाती है, जिसे प्रायः लेम्ला द्वारा निरूपित किया जाता है। सरलता के लिए हम कह सकते हैं कि किसी तरंग में दो क्रमिक तुंगों या द्रोणियों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य होती है। आवर्तकाल। तरंग के दोलन का आवर्तकाल वो समय होता है जो एक एलिमेंट एक पूर्ण दोलन पूरा करने में लेता है। एक संचारित तरंग की चाल। सभी प्रगामी तरंगों के लिए एक सामान्य संबंध निम्न रूप में व्यक्त है। v बराबर लेम्ला बटे टी। माध्यम के किसी निर्माणक द्वारा एक पूर्ण दोलन हेतु अपेक्षित समय में तरंग पैटर्न तरंग के तरंग दैर्ध्य के बराबर दूरी तय करता है। तानित डोरी पर एक अनुप्रस्थ तरंग की चाल। माना कि एक डोरी को दो दृढ़ टेकों के बीच ताना गया है। यदि डोरी को चुटकी से खींचते हुए थोड़ा विस्थापित किया जाता है तो डोरी की लंबाई के अनुदिश एक निश्चित वेग के साथ एक उभार संचरण करता है। उभार के संचारण का वेग डोरी के तनाव और द्रव्यमान प्रति इकाई लंबाई पर निर्भर करता है। तानित डोरी पर संचरण करने वाले विक्षोभ का वेग निम्नानुसार व्यक्त है। c बराबर वर्गमूल t बटे म्यू, जहां t बराबर डोरी में तनाव, म्यू बराबर द्रव्यमान प्रति इकाई लंबाई। अब एक सिरे पर स्थिर की गई डोरी के दूसरे सिरे पर एक भार लटकाते हुए इसे तानित किया जाता है। डोरी में तनाव डोरी के प्रत्यस्थता गुण और जड़त्व से संबंधित है। तानित करने पर वेग निम्न रूप में व्यक्त होता है। c बराबर वर्गमूल t बटे पाई आर वर्ग रो, जहां r बराबर डोरी की त्रिज्या, रो बराबर सामग्री का घनत्व। एक अनुदैर्ध्य तरंग की चाल। एक अनुदैर्ध्य तरंग के संचरण का वेग माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करता है। तरंग वेग बराबर वर्गमूल प्रत्यास्थ मॉडुलस बटे घनत्व। तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार माध्यम में किसी बिंदु पर एक साथ कार्य करने वाली तरंगों के कारण विस्थापन उनमें से प्रत्येक द्वारा पृथक रूप से कार्य करने के कारण विस्थापन सादिशों का सदिश योग होता है। आइए एक उदाहरण देखें। एक दूसरे के निकट आते दो स्पंदों पर विचार करें। जब स्पंद एक दूसरे को पार करते हैं तो वे संयुक्त होकर एक परिणामी स्पंद बनाते हैं।
एक दूसरे को पार करने के बाद वे पुनः इस तरह स्वतंत्र रूप से गमन करने लगते हैं जैसे कुछ ना हुआ हो। इससे तरंगों के अध्यारोपण की निम्न 3 महत्वपूर्ण स्थितियों का पता चलता है। समान आवृत्ति की 2 तरंगें समान वेग के साथ समान दिशा में चलती हैं। इससे तरंगों के व्यक्तीकरण की घटना होती है। सदृश आवृत्तियों तथा आयामों वाली 2 तरंगें विपरीत दिशाओं में समान चालों से एक ही पथ के अनुदिश गमन करती हैं। इससे अप्रगामी तरंगें उत्पन्न होती हैं। अल्प भिन्न आवृत्तियों वाली 2 तरंगें समान वेग के साथ समान दिशा में चलती हैं। इससे विस्पंदों की परिघटना होती है। तरंगों का परावर्तन। जब कोई तरंग किसी दृढ़ परिसीमा से टकराती है तो ये पूर्णतः परावर्तित हो जाती है, और यदि परिसीमा दृढ़ नहीं है तो आपतित तरंग का एक भाग परावर्तित हो जाता है और कुछ भाग द्वितीय माध्यम में पारगमित हो जाता है। आइए एक उदाहरण देखें। एक स्पंद एक तानित डोरी के अनुदिश गमन करता है और परिसीमा द्वारा परावर्तित हो जाता है। परावर्तित तरंग की आकृति आपतित स्पंद के समान होती है, किंतु परावर्तन होने पर इसकी कला में 180 डिग्री परिवर्तन हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परिसीमा दृढ़ है और परिसीमा पर हर समय विक्षोभ का विस्थापन शून्य ही होता है। जब परिसीमा नहीं होती तो परावर्तित तरंग की आकृति और कला आपतित तरंग के समान होती है। स्थैतिक अप्रगामी तरंगें। विपरीत दिशाओं में गमन करने वाली 2 एक समान प्रगामी तरंगों के अध्यारोपण द्वारा निर्मित परिणामी तरंग अप्रगामी तरंग कहलाती है। प्रस्पंद। कुछ बिंदुओं पर विस्थापन अन्य बिंदुओं की अपेक्षा सदैव अधिकतम होता है। ये बिंदु अधिकतम आयाम के साथ कंपन करते हैं और प्रस्पंद कहलाते हैं। 2 क्रमिक प्रस्पंदों के बीच की दूरी λ/2 होती है। निस्पंद। कुछ बिंदुओं पर विस्थापन सदैव शून्य होता है। ये बिंदु जो सदैव स्थैतिक रहते हैं निस्पंद कहलाते हैं। 2 क्रमिक निस्पंदों के बीच की दूरी λ/2 होती है। ये प्रेक्षित किया गया है कि एक निस्पंद और निकटस्थ प्रस्पंद के बीच की दूरी λ/4 होती है। विस्पंदें। जब लगभग समान आवृत्ति तथा समान आयाम की 2 ध्वनियां एक साथ उत्पन्न होती हैं तो परिणामी ध्वनि में एकांतर उच्चिष्ठ और अल्पिष्ठ होते हैं। नियमित अंतरालों पर ध्वनि का एकांतर उतार चढ़ाव होने की ये परिघटना विस्पंदें कहलाती हैं। आइए एक उदाहरण देखें। 2 सन्नादी तरंगे हैं जिनमें से एक की आवृत्ति 12 हर्ट्ज और दूसरी की आवृत्ति 10 हर्ट्ज है। जब वे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो वे 2 हर्ट्ज आवृत्ति की विस्पंदें उत्पन्न करती हैं। प्रति सेकंड सुनी जाने वाली विस्पंदों की संख्या विस्पंद आवृत्ति कहलाती है। विस्पंदें केवल तब सुनी जाती हैं जब 2 ध्वनिकारी निकायों की आवृत्तियों में अंतर 10 से अधिक नहीं होता। ऐसा श्रवण निरंतरता के कारण होता है। प्रत्येक तीव्र ध्वनि से अगली तीव्र ध्वनि तक का समय एक विस्पंद काल कहलाता है। उदाहरण। आइए विस्पंद का एक उदाहरण देखें। एक साथ बजाए जाने पर एक ट्यूनिंग फोर्क और एक वायु स्तंभ 51 डिग्री सेल्सियस पर 1 सेकंड में 4 विस्पंदें उत्पन्न करते हैं। वायु स्तंभ का तापमान घटाकर 16 डिग्री सेल्सियस कर दिए जाने पर वही ट्यूनिंग फोर्क 1 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न करता है। ट्यूनिंग फोर्क की आवृत्ति निर्धारित करें। आइए इसका हल देखें। जब वायु स्तंभ का तापमान
कम किया जाता है तो वायु स्तंभ में ध्वनि की चाल कम हो जाती है। चूंकि V बराबर U बटे लैम्ब्डा, इसलिए V घटता है। चूंकि निम्नतर तापमान पर विस्पंद प्रति सेकंड की संख्या कम है, इसलिए हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि वायु स्तंभ की आवृत्ति ट्यूनिंग फॉर्क की आवृत्ति से अधिक है। माना ट्यूनिंग फॉर्क की आवृत्ति V है तो 51 डिग्री सेल्सियस पर वायु स्तंभ की आवृत्ति N-4, 16 डिग्री सेल्सियस पर वायु स्तंभ की आवृत्ति N-1। दिए गए मानों की गणना करने पर हम पाते हैं कि ट्यूनिंग फॉर्क की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। डॉपलर प्रभाव। ध्वनि का स्रोत प्रेक्षक तथा माध्यम की आपेक्षिक गति में होने पर ध्वनि की आवृत्ति में आभासित होने वाला परिवर्तन डॉपलर प्रभाव कहलाता है। आइए विभिन्न स्थितियों में ध्वनि की आभासी आवृत्ति पर चर्चा करें। स्थिति 1। स्रोत गतिशील, प्रेक्षक स्थिर, माध्यम स्थिर। माना कि स्रोत और प्रेक्षक को V दूरी से पृथक किया गया है, जहां V ध्वनि का वेग है। माना कि स्रोत से उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति न्यू है। अब स्रोत प्रेक्षक की ओर Vs वेग से चलना आरंभ करता है। ये देता है न्यू डैश बराबर V बटे लैम्ब्डा डैश। गणना करने पर हम पाते हैं कि न्यू डैश बराबर V बटे V माइनस Vs गुणे न्यू। इसलिए चूंकि ध्वनि का स्रोत प्रेक्षक की ओर बढ़ता है, इसलिए आभासी आवृत्ति न्यू डैश वास्तविक आवृत्ति न्यू से अधिक हो जाती है। यदि स्रोत प्रेक्षक से दूर जा रहा है तो आभासी आवृत्ति निम्न द्वारा व्यक्त होगी। न्यू डैश बराबर V बटे V प्लस Vs गुणे न्यू। स्थिति 2। प्रेक्षक गतिशील, स्रोत स्थिर, माध्यम स्थिर। प्रेक्षक स्रोत की ओर V0 वेग से चलता है। 1 सेकंड में प्रेक्षक V-V0 दिग स्थान घेरने वाली तरंगें प्राप्त करता है। इकाई दूरी में तरंगों की संख्या बराबर न्यू बटे V। V-V0 दूरी में तरंगों की संख्या बराबर न्यू गुणे V जमा V0 बटे V। आभासी आवृत्ति न्यू डबल डैश बराबर V जमा V0 बटे V गुणे न्यू। यदि प्रेक्षक स्रोत से दूर जा रहा है तो आभासी आवृत्ति निम्न द्वारा व्यक्त होगी। न्यू डबल डैश बराबर V घटा V0 बटे V गुणे न्यू। स्थिति 3। जब स्रोत और प्रेक्षक दोनों ही एक दूसरे की ओर गतिशील हैं। जब स्रोत और प्रेक्षक दोनों ही एक दूसरे की ओर गतिशील हैं तो आभासी आवृत्ति निम्न द्वारा व्यक्त होगी। न्यू ट्रिपल डैश बराबर V जमा V0 बटे V घटा Vs गुणे न्यू। यदि स्रोत और प्रेक्षक दोनों ही ध्वनि की दिशा में चल रहे हैं तो न्यू ट्रिपल डैश बराबर V घटा V0 बटे V घटा Vs गुणे न्यू। क्या आप जानते हैं? यांत्रिक तरंग सामग्री माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ होता है जो अपनी स्वयं की प्रकृति में किसी परिवर्तन के बिना एक नियत चाल के साथ माध्यम में गमन करते हुए ऊर्जा और संवेग स्थानांतरित करता है। जल के पृष्ठ पर से पवन गुजरने के कारण घर्षण बल उत्पन्न होने से जल में लहरें बनती हैं। पवन की प्रबलता, पवन प्रवाह की दूरी और अवधि की लंबाई यानी निर्घात इसका निर्धारण करते हैं कि लहर कितनी बड़ी होगी। तूफानों के समय निम्न वायु दाब तथा अभितटीय पवनें एक तूफान प्रोत्कर्ष यानी महोर्मी
उत्पन्न कर सकते हैं जो तट पर जल स्तर को सामान्य समुद्री स्तर से अनेक मीटर ऊंचा उठा सकता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। तरंग गति को विक्षोभ के एक प्रकार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो माध्यम के कणों की उनकी माध्य स्थितियों से दोहराए जाने वाले आवर्ती कंपनों के कारण होता है। अनुप्रस्थ तरंग वो तरंग होती है जिसमें माध्यम के सभी कण अपनी माध्य साम्यावस्था पर तरंग संचरण की दिशा के अभिलंबवत दिशा में सरल आवर्ती गति करते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग गति वह तरंग गति होती है जिसमें माध्यम के पृथक कण तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश अपनी माध्य स्थितियों पर सरल आवर्त गति करते हैं। तरंग दैर्घ्य समान कला वाले दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी तरंग का तरंग दैर्घ्य कहलाती है। एक अनुदैर्घ्य तरंग के संचरण का वेग माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करता है। माध्यम में किसी बिंदु पर एक साथ कार्य करने वाली तरंगों के कारण विस्थापन उनमें से प्रत्येक द्वारा पृथक रूप से कार्य करने के कारण विस्थापन सादिशों का सदिश योग होता है। विपरीत दिशाओं में गमन करने वाली दो एक समान प्रगामी तरंगों के अध्यारोपण द्वारा निर्मित परिणामी तरंग अप्रगामी तरंग कहलाती है। नियमित अंतरालों पर ध्वनि का एकांतर उतार चढ़ाव होने की ये परिघटना विस्पंदें कहलाती हैं।